वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज शुरू हो गया है हमारा मिडीवल हिस्ट्री का लेक्चर। तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई, उसके एमसीक्यू भी करा दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग मिडीवल हिस्ट्री करेंगे प्लस इसके एमसीक्यू करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, इसके एमसीक्यू करेंगे। जब एंशिएंट मिडीवल मॉडर्न तीनों हो जाएगी तो आपको मैं कराऊंगा 1000 एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले। ठीक, उसके बाद हम लोग जीएस फुल लेंथ कर लेंगे। तो ऐसे करके आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सब पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए, सब हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पढ़िए डेली। अब देखिए, जैसे यूपी जीके चल रहा है, मेरा यूपी जीके का लेक्चर आराम से देखिए 8 हो गए, बहुत जल्दी 4-5 और होंगे, वो खत्म हो जाएगा, उसके 500 क्वेश्चन करा दूंगा। तो बस यूपी जीके के लेक्चर प्लस 500 क्वेश्चन, काम खत्म। प्लस जो 10 फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा उससे जो क्वेश्चन अलग मिल जाए वो हो गया कब। ठीक है, ऐसे ही आपकी साइंस भी चल रही है और साइंस में केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स हो चुकी है। जैसे ही केमिस्ट्री खत्म होगी बायो कराऊंगा, फिर मैं 500 एमसीक्यू करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अरबों का सिंध विजय होता है। अरबों का सिंध पे विजय कब होता है? तो इसके इतिहास की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम से ही होती है। मोहम्मद बिन कासिम क्या होता है? जब 712 ईस्वी में सिंध पे आक्रमण करता है राजा दाहिर के उस पर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हिंद जो है, भारत, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अरबों द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने करा है? अरबों ने करा है। और भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में कौन करता है? अरब होता है। ये अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। कौन? अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अब देखो, मोहम्मद बिन कासिम से पहले उसने क्या करा था? खुद आने से पहले उसने एक बार उबैदुल्ला को भेजा, हार गया वो। उसके बाद उसने क्या करा? समुद्री मार्ग से बूदैल को भेजा, बूदैल के नेतृत्व में सेना भेजी, वो भी हार जाते हैं। इसके साथ ओमान से नौसेना भेजी तो बूदैल भी पराजित हुआ। मतलब फिर इसको मजबूरन में खुद ही आना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? इराक के हाकिम अल हज्जाज, इराक के हाकिम अल हज्जाज। ठीक है, अब बहुत संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और सिंध में इस समय चच के पुत्र दाहिर का शासन था। तो आपको क्या याद रखना है? पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जीत लेता है सिंध को, राजा दाहिर होता है वहाँ का रूलर, और ये अरब होता है। अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत हमें कहाँ से मिलता है? चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है। अरबों का जो विजय है वो हमें कहाँ से मिलता है? चचनामा ग्रंथ से मिलता है। यह अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। बाद में अबू बकर कूफी ने नसीरुद्दीन कुबाचा के समय में उसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको भैया? चचनामा से हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का पता चलता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे आप है आप, ठीक है, आप एक डायरी लिखो, डेली अपना इतिहास लिखो। आप लिखो भैया मैं आज मोदी से मिला, ठीक है, मैं योगी जी से मिला, मैंने आज 10,000 रुपये खर्च करे, और बाद में 1000 साल बाद वो आदमी उसको पढ़े तो सही तो समझेगा भाई, वो कौन जाने आपको, है ना। तो इतिहास को हमेशा मोल्ड करके भी लिखा गया। कई लोगों को ग्लोरीफाई करा है, कई लोगों को दबा कुचला दिखाया है ना, कई लोगों को कमज़ोर दिखाया, कई लोगों को बहुत ताकतवर दिखाया। तो ये हमेशा सच नहीं होता है ना। लिखित इतिहास मॉडिफाई क्या नहीं हो सकता? आप बताओ। अच्छा, आप कुछ भी लिखो, क्या सही लिखोगे? कैसे पता चलेगा कि सही है, हैं? ये भी तो चीज़ें होती ना। तो ये अंग्रेज़ों ने इतिहास से बहुत छेड़छाड़ करी है, भारत के ग्रंथों से बहुत छेड़छाड़ करी है। ठीक है, चलिए खैर, आपको इतना याद रखना है जितना मैंने अभी इसमें बताया आपको। हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के कुछ प्रमुख अभियान। ठीक है, देखिए, देवल या दाभोल, यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था। कहाँ पे लगाया? देवल में या दाभोल में। अब देवल के बाद कासिम ने नीरून, सेहवान एवं सीसम पर सफल आक्रमण किया। अब देवल के बाद वो कहाँ पहुँचा? वो पहुँचा आपका नीरून, सेहवान, सीसम, इन सब पे आक्रमण करने। सेहवान का शासक दाहिर का चचेरा भाई था, ये वही पाकिस्तान के आसपास के एरिया लगेंगे। ठीक है, फिर राबर, सीसम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, राबर में दाहिर मतलब मर गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो थी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु स्वयं को हारता देखकर उसने जौहर कर लिया। किसने? पत्नी रानी बाई ने। ब्राह्मणवाद की बात करें अगर, यहाँ दाहिर का पुत्र जय सिंह लड़ा और युद्ध के पश्चात उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। किसने? दाहिर के पुत्र जय सिंह ने। फिर अलोर या अरोर, ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया। जो ब्राह्मणवाद था उसके बाद अलोर को जीता गया। अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता देता है कि जब अरोर जीत लिया तभी तुम्हारी सिंध विजय कंप्लीट हुई। अब मुल्तान की बात करें, अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान जीता और सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी।
अभी आपको याद रखना, मुल्तान जो थी कासिम की अंतिम इज्जत थी, और यहाँ से उसने इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रखा गया। मुल्तान का नाम क्या रखा गया? सोने का नगर। और इस टाइम देखो बेचारे भूखे नंगे हो गए, है ना। तो खैर ये ध्यान रखो, जो मोहम्मद बिन कासिम था पूरा ये पाकिस्तान के साइड पर उसने पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, और फिर मोहम्मद गजनी की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिंध विजय के बाद मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था, और मुल्तान को ही सोने का नगर भी कहा गया। 2 माह के घेर के बाद मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। कन्नौज विजय के लिए उसने अबू हकीम के अधीन 10,000 अश्वारोही सेना भेजी थी, कन्नौज विजय के लिए भी। किंतु इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व ही मीर कासिम का अंत हो गया। मीर कासिम मर गया तो बात ही खत्म हो गई। फिर 714 ईस्वी में खलीफा वालिद की मृत्यु के बाद नया खलीफा कौन बना? सुलेमान बना। यह हज्जाज का शत्रु था, हज्जाज जो था उसका शत्रु था, और मीर कासिम हज्जाज का जो था भतीजा और दामाद था। एक चीज़ लिंक करिएगा, अब मीर कासिम वो हज्जाज का भतीजा और दामाद है, और खलीफा वालिद की मृत्यु के बाद खलीफा बना सुलेमान, और सुलेमान हज्जाज शत्रु हैं, तो मीर कासिम भी तो उसका शत्रु हो गया, ठीक है। सुलेमान के पश्चात उमर द्वितीय खलीफा बना। उसके समय में जयसिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और अगला खलीफा जो था वो ईसाराम बना। इसके समय में जयसिंह ने इस्लाम धर्म त्याग दिया, ठीक है। तो जयसिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार किसके खलीफे के टेन्योर में करा था? वो उमर खलीफा के दौरान करा था, उमर द्वितीय के में। और जो खलीफा हिसाम था उसके समय में धर्म त्याग दिया था, क्योंकि थोड़ा लिबरल था। और हिसाम के समय जुनैद सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो देखिए ये आपको बस एक बार रीड कर लेना है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। पहला आक्रमण कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। और थोड़ा क्रोनोलॉजी से चलेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। अब महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्रांड थी। क्या थी? उद्रांड। हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ। हिंदू शाही राज्य जो था वो मुस्लिम का प्रथम आक्रमण का शिकार वही हुआ। अलबरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। जो अलबरूनी था ना इतिहासकार, उसने बोला था जो हिंदू वंश के शासक थे वो कुषाण नरेश कनिष्क के ही वंशज थे, ठीक है। अब नाफ्था और मैंगनोल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध 712 में किया गया था। जो नाफ्ता और मैंगोनल्स इसका प्रयोग सिंध में ही करा गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नादे मोहम्मदी को जियाउद्दीन बरूनी ने संकलित किया है। जो पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी है कौन सी है? नादे मोहम्मदी। किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरानी ने। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी 9वीं शताब्दी में बिलायरी कृत कुतूल अल बलदान से मिलती है। कहाँ से मिलती है? कुतूल अल बलदान से मिलती है। और 1216 ईस्वी में फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक चचनामा में भी भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो आपको याद रखना है। फिर मिनाउद्दीन सिराज की पुस्तक है तबाकत नसीरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तबाकत नसीरी किसने लिखी? मिनाज उस सिराज ने, मिनाज उस सिराज। और नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित करिए। किसको? नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित करिए। याद रखना, मिनाउस सिराज किसने लिखी? तबाकत नसीरी लिखी है मिनाउस सिराज ने। मुल्तान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है, ये ऊपर देख लिए। महमूद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संग का नेतृत्व जयपाल ने किया था। किसने? जयपाल ने। और जयपाल ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूद कर आत्मदाह कर लिया था बाद में, कि दूसरों को ज़्यादा नहीं मारा जाऊंगा मैं। सिंध नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा आनंदपाल था। कौन था? सिंध नदी के तट पर महमूद गजनवी से हारने वाला आनंदपाल। चौहानी वंशी राजा पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा दिल्ली में अपना सिंहासन रोहण कराया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री कौन थे? कदम्बावास। तो देखिए क्रोनोलॉजी क्या है वो आप चलते हैं उस पर। मोहम्मद बिन कासिम हुआ, फिर आपका गजनी पढ़ेंगे, फिर मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारा हो जाएगा। आप अभी समझे कि बस क्रोनोलॉजी एक बार रीड करो। ये पहला लेक्चर रहेगा, बस जस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रीड करो ध्यान से, ठीक है। उसको समझो। मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर अब गजनवी, गौरी, ऐसे चलेंगे। अब आता है गजनवी तथा गौर राजवंश। उसमें बस आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में उतना याद रखना है। चलो गजनवी के बारे में देखते हैं। अब देखो मोहम्मद बिन कासिम तो अरब था, और भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में हुआ। गजनवी जो था ये तुर्क था। कौन था? तुर्क। प्रथम चरण महमूद गजनवी और दूसरा चरण गौरी। तो आपको क्या समझ में आया कि यार मोहम्मद बिन कासिम अरब था और मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी ये तुर्क थे, ये दोनों तुर्क थे, ठीक है। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों द्वारा, ये ठीक है, बस इतना आपको याद रखना। चलो और मोहम्मद गजनी के बारे में देखते हैं। इसकी उपाधियाँ, यमीन उद्दौला इसकी उपाधि थी। क्या थी? यमीनी वंश का था ये, तो यमीन उद्दौला एक उपाधि थी इसकी। यमीन उल मिल्लाह मतलब मुसलमानों का संरक्षक। यमीन उल मिल्लाह का मतलब मुसलमानों का संरक्षक भी इसको कहा जाता था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने
ये उपाधि इसे प्रदान करी थी। तो यामिन उल मिल्ला की उपाधि इसको किसने की थी? अल कादिर बिल्लाह ने दी थी, यामिन उल मिल्ला। इसी कारण उसका वंश यामिनी नाम से विख्यात हुआ। मतलब आपको क्या याद रखना है? गजनवी यामिनी वंश से था। यामिन उद दौला, यामिन उल मिल्ला, ये सब उसकी उपाधियाँ थी। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला वो दुनिया का पहला शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुल्तान ए आजम का टाइटल सबसे पहले किसने धारण करा? महमूद गजनवी ने। इस्लाम का नायक, मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसको इस्लाम का नायक भी कहा है। अव्यमिक्तम महमूद अवतर, उसके चांदी के सिक्कों पर यही लेख उत्कीर्ण है। क्या? अव्यमिक्तम मोहम्मद अवतर, चांदी के सिक्कों पर उत्कीर्ण है। और जो बुतिश्कन, मूर्ति भंजक और गाजी, ये सब उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए खैर आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन थे। कौन? सुबुक्तगीन थे। अल्पतगीन जो था वो तुर्कदास था, गजनवी वंश का संस्थापक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्पतगीन कौन था? तुर्कदास था, जिसने गजनवी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, गजनी वंश की स्थापना किसने की? अल्पतगीन ने। यह तुर्कदास था। ठीक है, अब अल्पतगीन का उत्तराधिकारी कौन था? गुलाम पिराई। कौन था? गुलाम पिराई। और गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन। फिर उसके बाद कौन आ जाता है? महमूद गजनी। क्रोनोलॉजी समझिए आप। क्या पहले भैया कौन आया? गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी गुलाम पिराई दूसरे नंबर पे। गुलाम पिराई के बाद सुबुक्तगीन, फिर चौथे नंबर पे आ गया महमूद गजनवी। ठीक, तो अल्पतगीन, गुलाम पिराई, सुबुक्तगीन और महमूद गजनी। 977 ईस्वी में अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगीन गजनी का शासक बनता है। सुबुक्तगीन ने यामनी वंश के बीच नींव रखी। ठीक है, 1001 गजनी का पहला आक्रमण शाहियों पर हुआ है। गजनी का पहला आक्रमण किस पर हुआ? शाहियों पर। 1004 गजनी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। इस समय मुल्तान पर सिया करमथियों का शासन था। उसका शासक अब्दुल फतेह दाऊद था। अब्दुल फतेह दाऊद। 1010 ईस्वी में गजनी ने नागरकोट को लूटा तथा 1010 में तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को पराजित किया। ठीक है, 1010 में। 1014 में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर को लूटा। 1014 में। 1015 में इसमें कश्मीर में लोहकट दुर्ग जीतने में असफल रहा ये। 1018 में गजनी ने पहली बार घाटी में प्रवेश किया और क्रमशः बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन, कन्नौज पर हमला किया। महमूद ने गंगा घाटी में कुल 3 बार आक्रमण किए थे। 1019 महमूद ने कलिंजर दुर्ग का घेरा डाला। 1019 में कलिंजर दुर्ग पर घेरा डाला। 15 किले इनाम। विद्याधर ने मोहम्मद की प्रशंसा में गीत लिखा तो मोहम्मद ने उसे 15 किले इनाम में दे दिए। कितने? 15 किले इनाम में दिए विद्याधर को। 1022 ईस्वी में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय हो गया। 1025 सबसे इंपॉर्टेंट यही है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करा उसने। और 1027 सिंध के जाटों को दंड देने हेतु गजनवी अंतिम बार भारत आया था। अंतिम बार भारत आया 1027 में। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। क्या आपको ये सारे आक्रमण याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं रखने हैं। बस ये गुजरात वाले याद रख लो, उसकी मृत्यु कब हुई ये याद रख लो। ठीक है, महमूद गजनवी जन्मजात सेनापति था। कुल आक्रमण अब यहाँ से आपको बस ये वाला पॉइंट याद रख लेना है बस। सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए 1000 ईस्वी से 1026 के बीच। बस ये याद रखना है। और गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण, बस। ठीक है, साफ नहीं याद रखना होता है। तो गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करे 1000 से 1026 के बीच में। ठीक है, गजनी कहाँ का शासन था? अल्पतगीन था, टर्क था। अल्पतगीन के जो मतलब गजनी का फादर था वो सुबुक्तगीन था, बस। और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए, मोहम्मद गजनवी के दरबार के विद्वान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबू नस्र उतबी, एक तो है उतबी, आपको याद रखना है। उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी। चलिए खैर देखते हैं। उतबी हमलावर दरबारी इतिहासकार जिसने अपनी, उतबी कौन था? पहली चीज़ इतिहासकार था। पुस्तक कौन सी लिखी? तारीख़ यामिनी, किताब यामिनी। तारीख़ यामिनी, किताब यामिनी। और यामिनी वंश का ही तो था महमूद गजनवी। तो तारीख़ यामिनी, किताब यामिनी ये लिखी है उतबी ने, और ये इतिहासकार था। ठीक है, महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख इसी ने करा है, तो और ग्लोरीफाई करा उसको, क्योंकि उसका चेला चपाटी था ये। ख्वाजा अहमद की बात करिए, महमूद गजनवी का वजीर था। ख्वाजा अहमद कौन था? महमूद गजनवी का वजीर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। फिरदौसी, ये भी कौन था? इतिहासकार था। इसने फ़ारसी पद में 1000 छंदों वाली शाहनामा, फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा, महमूद गजनवी के आदेश पर लिखी है। तारीख़ यामिनी, किताब यामिनी लिखी उतबी ने, शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने। उसे फ़ारसी का होमर कहा जाता है। फिरदौसी को नाम से ही पता चला, फिरदौसी फ़ारसी का होमर। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी, बस आपको ये याद रखना है। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक अबुल फजल है। इसको लेनपुल ने पूर्व का पेप्स कहा है। लेनपुल ने पूर्व का पेप्स भी कहा है।
तो तारीख सुबुक्तगीन किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। उतबी ने क्या लिखा है? तारीख यामनी, किताब यामनी। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। अल बरूनी जो था वो इसी के शासनकाल में था। राज्य ज्योतिष था। अल बरूनी कौन था? राज्य ज्योतिष, इसी के शासनकाल में। फराबी दर्शन शास्त्र का विद्वान था ये। टूसी ये खुरसानी विद्वान था। उसरी महान शिक्षक एवं राजकीय कवि था ये। फारूकी दरबारी कवि था। अगर मैं इसको और फिल्टर कर दूं तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कुतुबी, ख्वाजा अहमद इसका वजीर, फिरदौसी, अल बरूनी, ठीक है, और उनकी ये किताबें। और ये अबुल फजल इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल तारीख सुबुक्तगीन अबुल फजल ने लिखी। राज ज्योतिष था अल बरूनी। शाहनामा किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखी। वजीर कौन था? ख्वाजा अहमद। तारीख यामनी, किताब यामनी ये लिखी उतबी ने, ठीक है। चलिए, अब महमूद गजनवी के समय के कुछ समकालीन शासक जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। महमूद गजनवी के समय कौन था समकालीन शासक? तो कश्मीर में 1003 ईस्वी तक जो था दिद्दा का शासन रहा। तदुपरांत जो था वो संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना कर दी। तो संग्राम राज, लोहार वंश और दिद्दा शासक। परमार भोज महमूद गजनवी के समकालीन था, ये इंपॉर्टेंट है। परमार भोज जो था वो महमूद गजनवी के समकालीन था। और बंगाल में महिपाल शासक था। कौन था? महिपाल शासक। नीचे चोल में राजा राज प्रथम 1015 ईस्वी तक शासक रहा। और तदुपरांत महमूद गजनवी के समकालीन चोल शासक राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। महमूद गजनवी के समकालीन चोल शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। और ऊपर कौन था? इधर लोहार वंश की स्थापना करने वाला जिद्दा, कश्मीर में जिद्दा शासक था, ठीक है। और आपका बंगाल में महिपाल शासक था। बंगाल में महिपाल, तो क्या ऐसे नोट कर लो भाई, बंगाल में इसका समकालीन कौन था? महिपाल, ठीक, ऐसे लिखा। चोल में इसके पैरेलल कौन सा राजा था? राजेंद्र फर्स्ट, ऐसे लिख लो, राजेंद्र फर्स्ट लिख लो, ठीक है। कश्मीर में कौन था भैया? जिद्दा था। उसके बाद संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना कर दी। बस काम खत्म हो गया। चलो, अल बरूनी से जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। अल बरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखी तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन करा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पहला मुसलमान था, गीता सीखी और पुराणों का अध्ययन किया। अब इसका भी कारण समझो। देखो, अब इसका कारण ये था ना, अब ऑफेंडेड मत हो जाना कई लोग, यार ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो बुक्स में है। अब कई लोग कहते हैं इसका कारण ये है कि भाई इसने संस्कृत पढ़ी, अब उसको सीखा, अब इसको इसने फारसी भाषा में मोल्ड करके लिखा, तोड़ मरोड़ के लिखा कि देखो इनके ग्रंथ कितने ख़राब हैं, इनके ग्रंथ में कैसा लिखा हुआ है। फिर यही मैक्स मूलर ने करा, मनुस्मृति को मोल्ड कर करके लिखा और बाद में उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई, है ना। तो जैसे मान लो अब आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं पता और मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह दूं कि यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है v=u+80। आप कहोगे अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो रियलिटी जब जिसको पता नहीं होगा तो वो दिक्कत करेगा, इसलिए। खैर चलिए, तो पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी और गीता पुराणों का अध्ययन किया। महमूद गजनी के प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। इसी के साथ आएगा, महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी ने संस्कृत का अध्ययन किया और उनके संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वरामीर की रचना विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। अल बरूनी ने अरबी भाषा में, ये याद रखना है, अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की। तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? अरबी में लिखी है। महमूद गजनवी कौन था? तुर्क था। महमूद गजनी के साथ अल बरूनी आया था, ठीक। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करा। अब तहकीक-ए-हिंद को अंग्रेजी में किसने कर दिया? एडवर्ड साची ने कर दिया, ठीक है, एडवर्ड साची ने। और फिर हिंदी में किसने कर दिया? रजनीकांत शर्मा ने। तो ऐसे देखो क्रोनोलॉजी चली, अरबी में लिखा इसने, अरबी से इंग्लिश में कर दिया एडवर्ड ने, अब इंग्लिश से लेके उसने वापस को उसको हिंदी में कर दिया रजनीकांत शर्मा ने, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। अभी आप A4 साइज़ का पेपर लेके बैठोगे, जो बता रहा हूँ मोस्ट नोट कर लोगे ना, 2 पेज में नोट्स बन जाएंगे इस चैप्टर के, मस्त, उतना ही पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अल बरूनी का जो उपनाम था वो अबू रेहान था। इसकी उपाधि जो थी वो विद्यासागर थी। ब्राह्मण भारतीयों ने इसको दी, जो भारतीय ब्राह्मण थे उसने इसको विद्यासागर कहा था। और प्रथम मुस्लिम भारतविद भी इसको बोला जाता है, प्रथम मुस्लिम भारतविद या इंडोलॉजिस्ट। हु इस प्रथम, मतलब प्रथम मुस्लिम भारतविद कौन था? अल बरूनी था। विद्यासागर की उपाधि भी मिली, अबू रेहान था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? खीवा में 1973 में। महमूद गजनी के साथ भारत आता है। मृत्यु हो जाती है 77 वर्ष की उम्र में, गजनी में उसकी मृत्यु होती है, गजनी में, ठीक है, गजनी में ही मृत्यु हो जाती है, अफगानिस्तान में। पुस्तक, गजनी जरूर याद रखना, अफगानिस्तान में। पुस्तक किताबुल हिंद और तहकीक-ए-हिंद, ठीक है, या मिन मकाला, किताबुल हिंद तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद तहकीक-ए-हिंद। अभी ऊपर बताया किताब-ए यामनी, ये किसने लिखा किताबुल यामनी, जरा बताओ, ठीक है। चलो ये हो गया। इवलोका, भारत प्रवास के बाद इस पुस्तक की रचना की अल बरूनी ने लगभग 13 कृतियों की रचना की। इवलोका, किताबस सैदाना,
ये अल-बरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है। अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी? दवाओं की किताब किताबस सैदाना, जिसकी फ़ारसी अनुवाद बकर ने किया था। किताब उल हिंद अरबी में लिखी किताब उल हिंद, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ इसका, अभी बताया एडवर्ड ने करा, हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने। अल-बरूनी मामूनी वंश के ख्वाजरिम शाह के राजनीतिक सलाहकार थे। तो बात खत्म हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं क्या क्या बता रहा हूँ। अबू रेहान, विद्यासागर, प्रथम मुस्लिम भारतविद, और किताब उल हिंद लिखी इसने, ठीक है, तहकीक हिंद लिखी इसने। और जो इसकी किताब उल हिंद है अरबी भाषा में थी, अंग्रेजी में एडवर्ड ने कन्वर्ट कर दी, हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने कर दी। ठीक, बस ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब चलिए मोहम्मद गौरी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे, फिर सल्तनत काल कल से शुरू करेंगे। जल्दी खत्म करा दूंगा, जितना बता रहा हूँ प्लीज़ उतना उतना करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लो। अब एक चैप्टर अगर आधे घंटे में हो रहा है तो क्या ही बुराई है, लफाजी करो, ये कहानियाँ मोहम्मद गौरी आया ऐसा चाकू मारी ये कर, क्या ही मतलब नहीं है। एग्ज़ाम के लिए जो रेलिवेंट है, अपने को एग्ज़ाम निकालना है तो पहले वो समझो। ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा यार, है ना। चलिए खैर, वंश जो मोहम्मद गौरी का वंश कौन था? शंशबनी वंश था, शंशबनी वंश, और ये भी तुर्क था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के और नाम क्या थे ये पूछता है आपसे। एक जंगी सिहाबुद्दीन, जंगी सिहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, क्या क्या था? जंगी सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जंगी सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, शाम है धुआं धुआं। ठीक है, जंगी सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। जुहाक क्या था भैया? पौराणिक नायक जुहाक को मोइजुद्दीन के राजवंश का प्रथम पूर्वज बताया गया। जो मोइजुद्दीन राजवंश था उसका प्रथम पूर्वज कौन था? जुहाक। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ये तबाकत नसीरी, मिनहाज के तबाकत नसीरी में मोहम्मद गौरी की विजय का प्रमाणिक विवरण मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तबाकत नसीरी किसने लिखी? मिनहाज ने लिखी। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय का विवरण मिलता है, तो ये तबाकत नसीरी ज़रूर याद रखना। फिर 1163 में गियासुद्दीन गौर का शासक बनता है, गियासुद्दीन। 1173 में मोहम्मद गौरी बनता है गौर का शासक। ठीक है, अब आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना ये 1175 मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान के करमाथी जाति के शियाओं पर हुआ। मुल्तान के साथ गौरी ने उच्च एवं निचले सिंध को भी जीता। ठीक है, तो इस तरफ जो आक्रमण हुआ उसने 1175 में स्टार्ट करा। 1178 गुजरात पर आक्रमण करा इसने 1178 में, और यहाँ के मूल राज या भीमद्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भैया मोहम्मद गौरी इसको पराजित नहीं कर पाया था। कौन? भीम को, यहाँ के जो शासक थे मूल राज या भीमद्वितीय को, सोलंकी डायनेस्टी से थे, उसको नहीं हरा पाया था ये। ठीक है, इसको याद रखना, मतलब भीमद्वितीय ने इनको पराजित कर दिया था, गौरी को पराजित कर दिया था। भारत में गौरी की पहली पराजय थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में गौरी की पहली पराजय 1178 में मूलराज या भीमद्वितीय से हुई थी। ठीक, सोलंकी राजा था ये गुजरात का। फिर आ जाता है 1179 गौरी ने पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो से था उस पर आक्रमण कर दिया। गौरी ने किस पे? जो गजनी वंश का अंतिम शासक था ना, खुसरो से, पर उस पर आक्रमण कर दिया कब्जा करने के लिए। फिर 1186 में गौरी ने पेशावर की राजधानी लाहौर को जीता। 1185 गौरी ने सियालकोट को जीता, फिर सियालकोट को 1185 में। 1188 में जब ये बाहर आगे बढ़ा तो भटिंडा अभियान करा, ये सब। यही घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण बनी। कैसे? गौरी ने भटिंडा अभियान किया और तबर हिंद के किले को जीत लिया। भटिंडा अभियान किया, तबर हिंद के किले को जीत लिया, तो पृथ्वीराज चौहान की सत्ता को चैलेंज हुआ यहाँ से, तो तराइन के युद्ध का कारण बना ये। फिर 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ होती है भटिंडा के पास, पर हार जाता है तराइन बैटल मोहम्मद गौरी। पर 1192 में जो दूसरी तराइन बैटल होती है उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में भारत को जीत लेता है। उसको हरा के यहाँ से सत्ता ज़्यादा मजबूत हो जाती, मुस्लिम जो इन्वेडर्स होती हैं उनकी। 1194 गौरी ने यमुना तट पर स्थित चंदावर नामक पर, बैटल ऑफ चंदावर जिसको कहते हैं, कन्नौज एवं बनारस के शासक जयचंद्र को हराया। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1194, 91, 92 और ये 78, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर जो जयचंद्र को हराता है। फिर 95-96 में गौरी बयाना जीतता है, ग्वालियर को बाउद्दीन तुगरिल को विजित किया है। 1205 मोहम्मद गौरी अंधखुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज शासक से भयंकर रूप से हार जाता है, बाद में ईरान के शासक से। और फिर 1206 में मोहम्मद गौरी की सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय 1206 में हत्या हो जाती है इसकी, मतलब मर जाता है 1206 में। ये याद रखना है, इसकी डेट याद रखो, 1206 में मर जाता है। बैटल ऑफ चंदावर याद रखना, चंदावर के युद्ध, तराइन के 2 युद्ध, और गुजरात का रूलर भीमद्वितीय इसको हराता है, वो याद रख लो बस। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। फ़खरुद्दीन राजी एवं नजामी
फ़खरुद्दीन राजी एवं नाजामी उर्जी गौरी के दरबार में थे। गौरी के दरबार में कौन थे? फ़खरुद्दीन राजी एवं नाजामी उर्जी। गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन क्या लिखा था? शाम लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना है कि हिंदू देवी देवताओं के सिक्के किस मुस्लिम इन्वेडर ने चलाए थे? तो मोहम्मद गौरी ने। किसने? मोहम्मद गौरी ने। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में एकता सिस्टम किसने शुरू करा? मोहम्मद गौरी ने। सिक्के चलाए जिसमें देवी और नंदी की आकृति थी, गौरी ने। तबाकत नसीरी के अनुसार एक बार गौरी ने कहा था उसके दास ही उनकी आशाओं का आधार है, क्योंकि उसके सुदूर अभियानों का दायित्व संभाल सकते हैं। ये ख्याल आपको तबाकत नसीरी याद रखनी, जो मिनाज उस सिराज ने लिखी है मोहम्मद गौरी की विजय वगैरह के बारे में। भारत में मुस्लिम राज की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। ठीक है, तो क्या समझे समरी में? मुस्लिम राज की नींव, देवनागरी लिपि और सिक्के वगैरह जो चलाए अपने नाम पे इसने चलाए, और इसने ही क्या करा? एकता सिस्टम की शुरुआत भारत में करी थी। बाक़ित नसीरी मिनाज उस सिराज ने लिखी है, जिसमें मोहम्मद गौरी को ग्लोरीफाई करा गया, मतलब उसके बारे में बताया गया है। चलिए अब लास्ट ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो देख लेते हैं, इसके बाद सल्तनत काल शुरू हो जाएगा, फिर स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सब बहुत सवाल इससे आने लगे हैं, तो मिडीवल हिस्ट्री को अवॉइड नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हो कितना छोटा है, जितना बताया उतना नोट कर लो, आराम से लर्न करो। अभी MCQ कराऊंगा, सब सॉल्व होंगे। चलो, महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1019-20 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंदेल वंश का शासक कौन था? विद्याधर था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया था। ठीक है, मतलब प्रतिरोध करा था। महमूद गजनवी का चंदेल शासक पर आक्रमण हुआ 1019-20 में। ठीक है, तो याद रखना, महमूद गजनवी चंदेल शासक पर आक्रमण 1920। चंदेल इसको शासक का कौन था? विद्याधर, जो हराता है उसको। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। उसका दरबारी इतिहास कौन था? उतबी था। किताबुल यामिनी लिखी, तारीख़ यामिनी लिखी, ये देख चुके हम लोग। फरिश्ता भी उसी के शासनकाल में था, जिसने तारीख़ फरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी। ठीक है, तारीख़ फरिश्ता भी उसने लिखी। ठीक है, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी करे थे। किसने? महमूद गजनवी ने जारी करे थे। गजनी गौरी में कंफ्यूज नहीं होना। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे, और जो मोहम्मद गौरी ने सिक्के चलाए उसमें हिंदू देवी देवताएं बनाए, और उसमें क्या करा? देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखवाया, उर्दू में नहीं। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ मुद्रा लेख अरबी भाषा में तथा दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लिखा है। किसने? गजनी ने। अब मोहम्मद गजनी ने जो सिक्के चलाए उसमें इसने क्या करा? दो तरफ अलग अलग भाषाओं में लिखा, एक तरफ अरबी भाषा, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा। ठीक है, हिंदी नहीं। अल्पतगीन बुखारा के शाइनी शासन अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। अब बस अल्पतगीन में इसका याद रखो, इसी ने गजनी वंश की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी है कहाँ? अफगानिस्तान में। ये किस वंश का था? यामनी वंश का था। अब अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था इस्साक उसका उत्तराधिकारी बनता है। फिर सुबुक्तगीन जो था अल्पतगीन का दास था, परंतु बाद में दामाद बन गया और फिर बाद में राजा भी बनता है। जो सुबुक्तगीन था ना, गजनी का फादर, वो अल्पतगीन का दास होता है, दामाद बन जाता है। अल्पतगीन ने उसे आमिरुल उमरा की उपाधि देती है। खैर, ये बाद में गद्दी पर बैठता है, और उसके बाद जो होता है आपको पता है कौन बनता है? गजनी। चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनी का सामना किया था, ये तो ऊपर भी देख लिया। तो ये था आज का मिडीवल हिस्ट्री का लेक्चर आपका, बहुत ही बढ़िया। क्या क्या पढ़ा आपने? 4 राजाओं के बारे में पढ़ा, 3 बेसिकली, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, और इससे रिलेटेड इनके दरबार में कौन कौन था, किसने कौन सी किताबें लिखी हैं, और कहाँ कहाँ कौन सा युद्ध जो रहा है, इंपॉर्टेंट डेट। तो हालांकि 1 से 2 पेज में आपका ये नोट बन जाएगा, 2 पेज में बन जाना चाहिए, जो जो बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताएं। इससे ज़्यादा नहीं करना है। कोई भी अभी क्वेश्चन करा के देख लो, चाहे PYQ उठा लो, चाहे अभी मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगा, आप देख लेना, सब कर लोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, चलिए अब कल हम लोग सल्तनत काल शुरू कर देंगे, पूरा स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी का। तो कैसा लगा ये लेक्चर प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। मिडीवल हिस्ट्री कैसी लगी?